Okay, next we start with definite integration. पहले हमने सिंपल इंटीग्रेशन की थी जिसमें हम एक फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और रिजल्ट आ जाता है phi x. दिस वाज अ सिंपल इंटीग्रेशन. जो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने पढ़े थे उसको लगा के, ठीक है. अब आगे है डेफिनेट इंटीग्रेशन. ये थी इनडेफिनिट. इसमें कोई लिमिट्स नहीं स्पेसिफाई की जाती. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक तरह से रिजल्ट हो जाता है हमारा. यहाँ से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब हमें पास स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आपको इंटीग्रेट सम अप करना है, जहाँ तक करना है वो पिक्चर में हमें आएगा. और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है. सो ए टू बी अगर मैं दो लिमिट्स दे दूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, फ्रॉम ए टू बी मेरे को इंटीग्रेट करना है फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ऑब्वियसली रिजल्ट हमारा phi x आता है. तो अब हमने क्या करना है, वो phi x में पहले अपर लिमिट भर देनी है x की जगह पे और फिर लोअर लिमिट, और आपके पास ये रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा. ये एक जनरल फॉर्मूला हमने डेवलप किया. इसको एग्जांपलीफाई करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है y = x² - 2x + 1. ये y मेरा बेसिकली fx ही है, ठीक है. इसको मैं fx भी कह देता हूँ, y भी कह देता हूँ. जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन को करना क्या है कि इंटीग्रेट दिस रिलेशन विद इन द लिमिट्स 1 to 2 x² - 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x. तो दिस विल लीड टू x² का n+1/n+1 रिजल्ट, x² का x1 + 1/1 + 1 ट्वाइस वैसे ही साथ में, और इंटीग्रल 1 dx का ये वाला रिलेशन का x आ जाएगा. उसके बाद इस पे अपर लिमिट पहले भर देनी पूरे फंक्शन में 5v जिसको हमने कहा था 2³/3 माइनस आपके पास यहाँ पे 2 अलग से कटिंग हो जाएगी और 2 जो x² है उसके अंदर 2² हो जाएगा और +2 आ जाएगा. फिर 1 की लिमिट आ जाएगी 1/3. ये कटी गया है एक तरह से, ये आप कट ही सकते हो ना, बाद में काट सकते हो इसको. तो ये सिंप्लीफाई करके 1 और ये +1. अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये रह गया. इस ब्रैकेट में से -2 रह गया 6. So you get this as your final result. ठीक है. इस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एग्जांपल भी ले लेते हैं. sin x dx is equal to, इसका इंटीग्रल -cos x होता है. लिमिट्स हमने देनी है 0 to π/2 क्योंकि इसके साथ अंदर एंगल आता है तो हमें भी नेचुरली एंगल ही लेना पड़ेगा. तो वो एंगल की लिमिट्स हैं फिर 0 से लेकर π/2 तक आपको इंटीग्रेट करना है. पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट भर देनी है x की जगह पे. माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा. एक ये माइनस ये फॉर्मूले के अंदर ही हमारे पास. तो इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट टू दिस आंसर, ठीक है. सो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हो गए कि किस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को यूज में लाते हैं. अब हमने जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज करना है, ठीक है, तो उस पे फिर कैसे यूज में आएगा वो सीखते हैं. देखो हमने कहा हुआ है एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन इज dv/dt, ठीक है. So I'll say dv is equals to a dt and then I integrate both sides. Integrating both sides का मतलब होता है कि इसको इंटीग्रल dv कर देना और इसको इंटीग्रल a dt कर देना. ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी और ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v हो जाएगी. रिजल्ट ऑब्वियसली हमारे पास जो आएंगे. अब इसको वो ऑटोमेटिकली इस तरफ v आएगा, उस तरफ a dt करके आप इस रिजल्ट्स आएंगे. अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक a dt, अभी मैं पता नहीं फंक्शन क्या, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर मेरे को एक्सेलरेशन गिवन है तो उसको इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास v आ जाएगी. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मेरे पास लिमिट स्पेसिफाई होती, ठीक है, सपोजिंग मेरे पास ये लिमिट स्पेसिफाई होती कि मैं v1 से लेकर v2 तक ये मेरी इंटीग्रेशन इधर होनी है और t1 से लेकर t2 तक मेरी इंटीग्रेशन इधर होनी है. तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कहता v dv का इंटीग्रल v लिमिट्स भरने के बाद v2 - v1 इज इक्वल टू a dt इंटीग्रल फ्रॉम t1 to t2. क्योंकि हमें पता नहीं है a क्या है तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट जो है वो इस तरह से फ्रेम हो जाएगा.
तो बोथ वेज आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंस हो या जैसे आप प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। ये भी हम यूज करेंगे आगे जाके और ये भी यूज करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट टेक्स केयर ऑफ द लिमिट्स ओनली, क्योंकि आपको सी जैसे मैंने पहले कहा था एंड कंडीशंस होती हैं जिसपे अगर आपको स्टार्टिंग या टर्मिनेटिंग कोई ना कोई कंडीशन दी हुई है, उन कंडीशंस को यूज करके फिर हमें ये सी निकालना पड़ता है। ठीक है, वी कितने टाइम में क्या वी है वो दिया होगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो, राइट। सो ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है, this is, you know the acceleration, you want to find velocity, this is the expression to be used. Knowing acceleration we can find velocity, knowing acceleration velocity can be found out. Right? दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास जो पिक्चर में आएगा वो था, हमारी डेफिनेशन थी v इज इक्वल्स टू dx by dt, so dx is equals to v dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यू गेट, देखो इंटीग्रल एक टूल है इंटीग्रेशन, तो जब इक्वालिटी पे लगाना तो दोनों साइड पे लगाना पड़ेगा। अब ये आपके पास अगेन dx का इंटीग्रल x आ गया, v dt एज सच रखेंगे प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन which will be determined by end conditions, या alternatively आप क्या कर सकते हो, dx इंटीग्रल x1 to x2 initial to final v dt t1 to t2, naturally यहाँ से मेरे पास x2 minus x1 is equal to v dt इंटीग्रल t1 to t2 एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, अगेन दिस, इस वक्त हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आप सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हो, ये इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसमें भी से भी रिजल्ट्स सेम आ जाएंगे, उनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, एक तीसरा रिजल्ट जो हम कम यूज करते हैं, a इज v dv by dx, तो उसमें भी अगर आपको यूज करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, v dv इज इक्वल टू a dx, और फिर आप दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हमारे पास हो जाएगा v dv इंटीग्रल इज इक्वल टू a dx इंटीग्रेशन, अगर मेरे पास लिमिट्स देनी है तो लिमिट्स के हिसाब से आ जाएगा, नहीं तो ये v dv x dx का जैसे इंटीग्रेशन होती है a dx इंटीग्रल प्लस c। सो ये आपके पास एक तीसरा फॉर्मूला तैयार होगा, या लिमिट्स देनी है तो वैसे ही v1 टू v2 और यहाँ पे x1 टू x2, और ऑल्टरनेटिवली क्या हो जाएगा v1 टू v2 मतलब v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो मैं सीधा लिमिट्स ही भर देता हूँ, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओवर 2 a dx इंटीग्रल x1 टू x2, या इस तरीके से लगा लो या ऊपर से लगा लो। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट्स इंटीग्रेशन के, पहले हमने सीखा, एक ये हो गया x v dt इंटीग्रल आ जाएगा, और ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होता बट इट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और पहला आ गया कि आपके पास जो v है a dt इंटीग्रल प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने वहाँ यूज करनी है जब हमें एक्सेलरेशन अवेलेबल है, वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी अवेलेबल है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अगर उल्टा प्रोसेस करना है तो वी यूज डिफरेंशिएशन। ठीक है, so let's take an example. The acceleration of a particle is expressed as 2t. The acceleration of a particle is 2t if the particle
starts from rest and from origin, find expressions for velocity and displacement as functions of time. Right? So this is the question in hand. आपको एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है 2t। जो कंडीशंस हैं ये है कि जब पार्टिकल स्टार्ट होता है t 0 पे, रेस्ट पे है, v 0 है आपका, तो वेलोसिटी 0 है, और x भी 0 है क्योंकि ओरिजिन से वो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, सो गिवन एट x इज इक्वल टू t इक्वल टू 0, v 0, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, velocity is 0 and x is also 0, ये हमें गिवन है। सो सबसे पहले मैं वेलोसिटी निकालता हूँ, एक्सप्रेशन यूज करता हूँ a dt प्लस c। a है 2t dt इंटीग्रल प्लस c, ये आ जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, कटिंग हो जाएगी, v आ जाएगा t स्क्वायर प्लस c। यूजिंग एंड कंडीशंस, जब t 0 है तो v कितना है, 0 है, सो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन तैयार हो गया, v इज इक्वल टू t स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ टाइम। आगे x a dt प्लस c, यहाँ पे c डैश लिख लेते हैं, तो जरूरी नहीं होता दोनों हर बार c दोनों का सेम ही है, तो इसलिए मैंने डिफरेंट कांस्टेंट यूज कर लिया। सो x इज v dt प्लस सी, v आ गया t स्क्वायर dt प्लस सी, ये आ गया इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी, अगेन t 0 पे x 0 है, t को 0 फिल किया, x को 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c इंप्लाइज c इक्वल टू 0। तो x की इक्वेशन तैयार होगी, यहाँ पे वापस फिल बैक करो, 0 की वैल्यू यहाँ पे t क्यूब आएगी। तो क्लियरली स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सेलरेशन वी हैव बीन एबल टू रीच टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी हमारे पास क्वेश्चन होगा जहां बेसिक एंड कंडीशंस अगर हमें दी हैं तो उसको यूज करके हम जो है वो अपनी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को यूज करके बना सकते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, और अगर हमें एक्सेलरेशन पता है तो उसको इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास पिक्चर में आ सकता है। ठीक है, सो ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन की बेसिक कुछ एग्जांपल्स हमने कवर की हैं। एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपको और आइडिया पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, the velocity of the expression is expressed as t 2t minus 1 meter per second. Find acceleration, and displacement ठीक है, given that at t equal to 0 v is minus 1। राइट, सो मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन, आपको पता है एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वो एक आसान काम है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ वेलोसिटी दी है आपको, ठीक है, तो वो आ जाएगा डी डी टी ऑफ 2t माइनस 1, अलग अलग करके आप करोगे तो ये 2 आ जाएगा, डी डी टी ऑफ 2t 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया, ये आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो रही है तो वो हमारे लोग टी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, ये डिफरेंशिएशन का आइडिया आ गया। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन v dt इंटीग्रल प्लस c,
अब v क्या है मेरे पास 2t माइनस 1, ठीक है, और ये आ जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2 माइनस टी, कटिंग हो गई, प्लस c, t स्क्वायर माइनस टी प्लस c, ये x आ गया। अब एंड कंडीशंस में आप ये लिख सकते हो, फाइंड एक्सेलरेशन। अब c के लिए मेरे को x की भी चाहिए, तो हम फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन t is equal to 0 at t equal to 0, v is minus 1 and x is 0. So again by substituting 0 is equal to 0 plus c is 0. ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन आपका रहा राइट। इस तरह से वी आर एबल टू फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट। देखो, अगर वेलोसिटी से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमें क्या करनी पड़ती है, डिफरेंशिएशन, लेकिन क्योंकि तभी आएगा ना हमारे पास। और अगर हमें वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना तो इंटीग्रेशन। तो इसमें दोनों कांसेप्ट्स इकट्ठे आ गए हमारे पास, राइट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। गिवन v is equals to a root of x, where a okay, take it in a different manner. ये given a is equals to some alpha root x, एक्सेलरेशन ये है आपकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगेन गिवन दैट एट x equal to 0, v is 0. So let us see. So a हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको पता है, v स्क्वायर बाय 2 is a dx plus c, v स्क्वायर बाय 2 अल्फा रूट x dx इंटीग्रल प्लस c, ठीक है। सो इस क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं क्योंकि कंडीशंस डिफरेंट हो सकते हैं, डेफिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। हम फिलहाल इसको c की फॉर्म में आंसर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इट डिपेंड्स। ऐसी कंडीशंस प्रैक्टिकली भी फिजिबल होनी चाहिए ना कंडीशंस, सिर्फ थ्योरेटिकल अलजेब्रिक इक्वेशन ही ना हमने लिखनी, तो वो देख लेते हैं कि किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास अल्फा इंटीग्रल x प्लस c, तो दिस इज v स्क्वायर बाय 2। ये आप समझ गए ना कहाँ से आया, ये हमारा जो मैंने थर्ड एक्सप्रेशन बनाया था, ठीक है। सो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन x 3/2 ओवर 3/2 प्लस ये आ जाएगा 2/3 अल्फा x 3/2 प्लस c v स्क्वायर बाय 2। Now I use the end conditions. If x is 0, v is 0. This implies c is 0. Okay, 0 is equal to 0 plus c, c will be 0. Hence your expression v square is equal to 4/3 alpha x 3/2. यहाँ पे आप स्क्वायर रूट कर लोगे तो आपके पास फर्दर v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया। ये भी v स्क्वायर बाय 2 हमारे पास ये है, 2/3 आपके पास इस तरह से इंटीग्रेशन करके ये रिजल्ट, पहला आपको 3 रिजल्ट याद करने होंगे ये वाले। अगर a एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो ये एक्सप्रेशन यूज करना है। अगर v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है तो नेचुरली x इंटीग्रल b dt करेंगे, और अगर a एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है तो v निकालने के लिए v इंटीग्रल a dt प्लस c, वो एक्सप्रेशन हम
यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक दिस विल गिव यू रफ आइडिया एज टू हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस साथ में चलता रहेगा, हम रिव्यू भी करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास आइडियाज़ ऑन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएंगे, ठीक है।